हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये दिमाग था सर क्वेश्चन आंसर कहां से बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और क्या करें। तो आप सबके लिए हम शानदार पार्ट बाय पार्ट लेकर हम आए हैं क्वेश्चन आंसर। सो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार क्वेश्चन देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। एग्जामिनेशन से पहले इसको एक बार बस पढ़ लेंगे। पार्ट बाय पार्ट हमने किया है चैंपियन, इसको एक बार देखेंगे ध्यान से ताकि क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस दिए हैं, बस इसको देखना है, आपके काम बन जाएंगे। और ये सभी हमारे क्या है, तो गठखंड है, ये सभी हमारे चैंपियन क्या हैं, आइए देखते हैं एक बार। ये हमारा क्या है, पदखंड। पदखंड को हम लोग चैंपियन क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, पोएट्री। क्या बोल सकते हैं, तो पोएट्री, यानी क्या बोलते हैं, तो कविता बोल सकते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्या कहता है पदखंड हमारे बारे में, कि इसके बारे में पदखंड क्या कहता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा, आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि पार्ट बाई पार्ट हम लेकर आए, ताकि जिस विद्यार्थी को प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, यहाँ सभी क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिया है। चलिए इसको देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए, तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है चैंपियन, तो आपका पदखंड है। ये हमारा क्या है, तो पोएट्री है ना। इसको बोलते हैं कविता। पदखंड समझ सकते हैं चीज को, कविता, ठीक है। और कविता में क्वेश्चन हम पार्ट बाय पार्ट लिए हुए हैं, बहुत ही शानदार है। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, IAC, ICOM और आपका क्या है, फिर क्या है, आर्ट्स। ये तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो लिए हुए हैं, उस सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, बस एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, काम आपके बन जाएंगे। आइए देखते हैं चलिए। तो ये हमारा शुरू होता है पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या पढ़ना है, कर्बक। पहला पार्ट में क्या पढ़ना है चैंपियन, तो कर्बक। तो देखते हैं कर्बक के क्या बारे में बात हो रही है। कर्बक, तो पहला आपका है कर्बक, कौन लिखा है, कभी का एग्जाम पूछ देता है कर्बक कौन लिखा है, तो क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। कौन लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसी। अब यहाँ पे क्या है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, दूसरे पद में कर्बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023-2020 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद कर्बक में कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपनी सृजनात्मकता, यानी क्या, सृजनशीलता के प्रति विश्वास दिलाता है कि उसका जो कथा सृष्टि के है सबसे ही बड़ी ही क्या है, मेहनत से की गई है। समझें एकदम ध्यान चैंपियन, खाली बस पढ़ लेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। उसने काव्य को अपने कलेजे खून से लिखा है। एग्जाम पूछता है कि कलेजे खून से लिखा है, कौन लिखा है, तो क्या बोलेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। मानो रेत की लई लगाकर जोड़ा है, गाढ़ा है प्रेम के नयन जाल में भिंगो भिंगो कर बनाया है। इस प्रकार की रचना इसलिए की ताकि उसकी निशानी बची रह जाए। और कभी कहता है कि, समझेंगे, कहता है कि कहाँ है वह रत्नसेन राजा जो पद्मावती के प्रेम के कारण योगी हो गया है। कहाँ है वह सुगा जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था। कहाँ है वह अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान। कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी का साहस से बखान किया था। अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, बल्कि यश के रूप में सिर्फ कहानी रह गई है। कवि की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन जीवन नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसे 2 शब्दों में याद मुझे करेगा। कवि का अपने काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और क्या है, तो बहुमूल्य है। तो द्वितीय पार्ट में, द्वितीय पद खंड में कवि ने बोला था मलिक मोहम्मद जैसी ने। बहुत ही शानदार है, देखिए, समझिए, बनाइए आराम से इसको, बस खाली पढ़ लीजिएगा ना, मैंने क्या बोला, सिर्फ आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। आप देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी क्वेश्चन इससे आएंगे सभी आसानी से बन जाएंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं रहेगा। आइए अब बात करते हैं प्रथम पद में कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य। क्वेश्चन देखिए 2022-2020 में पूछा हुआ है, IAC या ICOM, जिसमें आपको कह सकते हैं पूछा हुआ है। आइए, प्रथम पद कर्बक में कलंक से तात्पर्य कवि के एक आंख का होना, कलंक के रूप में आपका है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे
कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा को कलंकी विधाता ने किया, उसी प्रकार हमें भी विधाता ने एक आंख देखकर किया। देखिए इतना स्पष्ट, आप क्लियर है ना चैंपियन। आइए देखते हैं और इसको बढ़िया से। अब उसके बाद, परंतु चंद्रमा जिस तरह प्रकाश ही करता है, उसी प्रकार उसे एक ही आंख में सारा संसार दिखता है। बेचारे जो कवि थे एक आंख से क्या थे, अंधे थे, ठीक है ना। उसके बाद, वह नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह उदित है। कांच से तात्पर्य क्या है, कच्ची धातु से है, जो तपने पर भी चिकना बनता है और मैला निकलता है। जैसे सोना तपने पर ही क्या, कुंदन बनता है। तो आपको मालूम हो गया कि क्या कहता है, कलंक, कांच और कंचन। कलंक, कांच और कंचन। आइए चैंपियन, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की 2 रचनाओं के नाम लिखें। 2 रचना का नाम क्या क्या था, तो आपको जाहिर से बात, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ एकदम आसान है, समझेंगे ध्यान से। जितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ इस पार्ट से हम सबको लेकर आए हैं, ताकि आप उसको एक बार देखिए, समझिए और बनाइए। तो मलिक मोहम्मद जैसी की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, पद्मावत और अखरावत। पद्मावत और अखरावत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, कड़बक के कवि की सोच क्या है। मैंने कवि की सोच इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा है 15 में। आइए देखते हैं सोच क्या है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपनी कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्रों में बांधा है। एक ही सूत्रों में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है, अर्थात कठिन परिश्रम साधना की है। यह लेई या साधना प्रेम रूपी आंसुओं से अलावतित है ना, अल्पलावित हो गई है। कवि का व्यंग्यार्थ यह है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप प्राप्त की है। यानी जाहिर सी बात चैंपियन की कवि कड़बक कवि की सोच क्या है, तो अपनी सोच को यहाँ बता रहे हैं और अपने बारे में ये कह रहे हैं। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है, तो प्रेम संबंधी अवधारणा देख सकते हैं। अपनी कविता में प्रेम पीर की रचना के बारे में बताते हैं, ठीक है। सूफी साधना का स्वत्व कहते हैं, प्रेम पीर के बारे में बताते हैं। तो आप इसको खुद से लिख लीजिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें आपके नहीं है, आप खुद से इसको बनाकर लिख लीजिए, ठीक चैंपियन। तो 5 क्वेश्चन इस पार्ट से हो गए। देखते हैं और कितना क्वेश्चन दिया, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गए थे। यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, कहता है कि रकत के लेई का क्या अर्थ होता है। अभी मैंने बोला रकत का लेई, सेम क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, इसको भी VI कर लीजिएगा। रकत का लेई का क्या अर्थ है। कवि यहाँ अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में कहता है कि मैंने कविता को रकत की लेई लगाकर जोड़ा है, गाढ़ी प्रीति के नयन में भिगोया है। यहाँ कवि कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति अपना आत्मविश्वास दर्शाता है। यानी वो बातें कहता है, कौन कहते हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार लग रहे होंगे चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7वां पे क्या कहते हैं इसी पार्ट से, बहुत आसान है, देखेंगे इसको। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस व्याख्या का मार्ग बताइए। मैंने नहीं बोला, कवि कहते हैं कि सब मर जाते हैं, पद्मावत कहाँ है, राजा तनसेन कहाँ है, सब चले गए, लेकिन मेरी जो कृति है मुझे लोग कुछ पल एक बार पढ़ेंगे तो लोग याद करेंगे। तो यही आपको लिखा गया, आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है चैंपियन। चलिए आते उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए आप सब लिखे हुए, आइए। ये क्वेश्चन जो चैंपियन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है ना। आइए, कवि अपनी आंख की एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि वह अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उसे सच्चे रूप में प्रस्तुत करता है। उसका भाव निर्मल और क्या है, पवित्र है। एक आंख होने पर भी कविता लिखता है, ठीक है। उसको वह कलंक नहीं मानता, बल्कि जिस प्रकार 2 आंखों से भी संसार दिखाई पड़ सकता था, उसी तरह वह एक आंख से भी दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं कि एक आंख से एक वस्तु, 2 आंख से 2 वस्तु, ऐसा नहीं, एक ही वस्तु। आपने 2 बोला होगा, यहाँ ध्यान देंगे। अतः वह आंख को दर्पण की तरह स्वच्छ मानता है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है। यह नहीं कि वह कुरूप दिखने पर भी सब रूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कारण साफ है, उसका भाव दर्पण की तरह निर्मल है और भाव आंख द्वारा ही हृदय में उत्पन्न है। इसलिए कहा जाता है कि आंख क्या है, वह हृदय को एक झरोखा है।
तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आप देख लिए चैंपियन, बहुत ही आसान लग रहा होगा। आप इसको एक बार रिपीट कीजिए, लिखिएगा जरूर, लिखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग सूरदास। चलिए सूरदास, ये दूसरा पद है, कौन लिखा है? तो सूरदास। आपको मालूम है सूरदास बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़े हुए हैं, बस क्या करना है, रिपीट करना है, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, काम आपके बन जाएंगे। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? समझते हैं खाते समय क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर खा रहे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ क्या करते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं। उसकी यह सुंदरता नंद को रानियां देख रही हैं, नंद की रानी है ना, बड़ी बेसन का बड़ा और बहुत प्रकार के व्यंजन थाली में पड़ा हुआ है, अपने हाथों से लेकर कुछ खाते हैं तो कुछ क्या करते हैं, गिरा देते हैं। दही उन्हें अधिक पसंद है, मिश्री दही मक्खन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं। यह छवि की उत्कृष्टता दिव्यता देखते ही बनती है। नंद और यशोदा को आनंद यह देखकर आ रहा है कि यह दृश्य तीनों संसार में नहीं मिल सकता। भोजन कर नंद मुंह धोते हैं, सूरदास क्या करते हैं, तो जूठन मांगते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बोलिए, बन जाएंगे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट। हाँ, ये आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास रचित पठित पद के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं बताइए। मैंने बचपन में क्या क्या थे? तो जो कृष्ण थे, सूरदास रचित पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत है। कवि ने इस पदों में बालकों की अंत प्रकृति पूरा प्रवेश किया है। उनके बाल भावों की सुंदरता व स्वाभाविक व्यंजना की है। प्रथम पद में बालक कृष्ण को सुबह में है ना होने के संकेत देकर जगाना, दूसरे पद में नंद द्वारा गोदी में बालक कृष्ण को बैठाना, भोजन कराना वात्सल्य भाव के ही उदाहरण है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जब पढ़ेंगे ना, जब लिखेंगे आपको तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं चैंपियन। आप पढ़े हाँ, लेकिन ये है लिखेंगे जरूर, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। चलिए, ब्रज भाषा के प्रासंगिक कवि कौन है? तो ब्रज भाषा के प्रासंगिक कवि कौन है? सूरदास और क्या, तुलसीदास। बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, इसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहे हैं? तो कवि जो है, ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुदिया का समूह संकुचित हो गया है, कमल सीधे से हाथों वाले कृष्ण जागिए, मतलब ये इस तरह से भाव किया जा रहा है। चलिए चैंपियन, 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही आसान लग रहा है चैंपियन, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आप लोग का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए आइए, बहुत ही आसान है, जरा से इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कविता के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो कविता के दोनों पद में क्या है? वात्सल्य रस की। बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, वात्सल्य रस की। जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए है? इस समूह का अर्थ क्या है? ये किसके लिए? कृष्ण के लिए है। और उनको जगाया जा रहा है कि यह सूचना दी जा रही है कि हे कृष्ण जगिए, सुबह हो गया है, भोर हो गई है। सुबह होने पर कमल के फूल सूर्य के प्रकाश आने पर खिल जाते हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, गाय अपने बड़ों में रबाने लगती है। तो हे कमल सदृश्य हाथों वाले कृष्ण उठो, है ना। कितना आसान है, आप इसको देख लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अचमन किया हुआ सूरदास जूठन क्यों मांग रहे हैं? तो सूरदास जूठन इसलिए मांग रहे हैं चैंपियन, सूरदास हे प्रभु सगुण ब्रह्म है ना, वे अवतार लेते हैं और सूरदास को अपने उनका कृष्ण रूप अधिक आकर्षित करता है। उनमें उनका बालक रूप है। सूरदास देखते हैं नंदन है ना, नंदनन कृष्ण जब भोजन कर आचमन करते हैं तो उनकी इच्छा है, मतलब आचमन तो की हाथ होते हैं, कृष्ण का जूठन में मिल जाता। सूरदास ने ही कहा है, काग के भाग को काग को कहिए हरि, हाथ से ले गई माखन रोटी। मुझे यह सौभाग्य तो नहीं है, लेकिन यदि उनका जूठन भी मुझे नसीब होता तो मैं धन्य हो जाता। इसलिए सूरदास जूठन को क्या करते हैं? मांगते हैं। तो बहुत ही आसान है चैंपियन, इसको पढ़ लेंगे, काम आपके बन जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। तो भक्ति भावना सूरदास की जो बारे यहाँ बात है, आप इसको खुद से पढ़कर आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लाइंस में है। इससे सूरदास का क्या है,
वल्लभाचार्य ने क्या किया था, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये सब एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, यहाँ आप पढ़कर अपना खुद से व्याख्या कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। चलिए अब आते हैं नंबर 3, पद। ये भी हमारा क्या है, तो तुलसीदास। पद आपका 3 तो है, पहला आपका मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका था ये क्या बोलते हैं आपका सूरदास, और तीसरा आपका क्या है, तुलसीदास। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, देखिए सामने है, पढ़ लेना है। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। आइए, तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हैं। सीता माता से वे कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए कब पूछा है, 24, 20 और उसके बाद 17 पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है। इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। तुलसी सीधे राम से न कहकर अपनी बात सीधे सीता से इसलिए कहवाना चाहते हैं कि सीता राम की प्रिया है, धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, सही बात है, उसकी हर बात को मानता है, और हर नारी अपने पति के लिए मनानी होती है ना। मतलब मालकिन समझ सकते हो, यदि पत्नी की कई बार टाल नहीं पाते है ना, उसे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अपना अमल करते हैं। उसी तरह राम की सीता भी है। अतः तुलसी अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए है ना कवि सीता से कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए कब, देखिए 22 में है, 11 में है, 19 में है। आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट आइए, चलिए, तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है। अम्ब मतलब समझ सकते हैं क्या चैंपियन, अम्ब मतलब अवसर पाई, कहकर माँ सीता को अम्बा कहा है, और अम्ब शब्द सीता जी को तुलसीदास द्वारा सम्मानित है ना किया गया है या प्रदर्शित किया गया है। तो 1 से लेकर 3 तक चैंपियन देख लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कहता है। आसान क्वेश्चन एकदम इससे आएगा, 14, 11, 28, 18 में सब क्वेश्चन पूछा होगा। आइए, तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना न रह जाए। कितना आसान, देखिए आइए, बहुत आसान है, जरा सा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसी के हृदय में किसका डर है, अपनी उद्यमहीनता का डर है। रटत हिरिहिरा है ना, रिहिरा आपका है, रिहिरा आप करेंगे, रिहिरा। अरे और न कौर की तो काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है, तो किरी और यानी कि बार बार र है ना, रिहिरा, रिही है ना आपका। अब यहाँ और का अर्थ है ज़्यादा कुछ नहीं। तुलसी कहते हैं कि मैं रह कर रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस एक टुकड़े में काम बन जाना चाहिए। तो यही आपका है, आप इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। बिगड़ी बात बन जाए तुलसी के इस भरोसे पर क्या कारण है, तो आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, हार्ड नहीं है, लिख सकते हैं इसको। आइए, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दृढ़ता का क्या प्रयोग किया है, तो दीनता मतलब गरीबी हो गया, असहायता हो गया, उद्यमता हो गया। तो आप इसको खुद से बनाकर चैंपियन लिख सकते हैं, आसान है। आइए, राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर लिखिए। तो राम स्वभाव से अति कृपालु है, इस बात की पुष्टि तुलसी के शब्दों में इस तरह से होती है। जब तुलसी ने हृदय से डरकर कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझे सरीखे उद्यमता को भी कोई शरण देगा, तो संतों ने यही उत्तर दिया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसे को शरण इस तरह के लोगों को शरण में रख सकते हैं। तो आसान है, इसको आप लोग बना सकिएगा। चलिए आइए, नंबर 10, 10 तो दिया, देख लेंगे इसको। कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए, अम्ब क्या था, सीता माता के लिए है। अभी क्वेश्चन हम बताए थे, तो सेम वही क्वेश्चन पूछता है, तब इसको पढ़कर आराम से क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, तो तुलसी आप बता रहे हैं क्या कि मैं भगवान राम को बहुत मानता हूँ, उनको बहुत अपना जिज्ञासा मानता हूँ, उनको बहुत मैं पूछता हूँ, है ना, उनका बहुत मेरे प्रति बहुत लगाव है। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। आइए दूसरे पद में अपना परिचय किस तरह दिया है, आप खुद से इसको देखकर आप खुद से उसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि 3 पार्ट खत्म किए चैंपियन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखिए यहाँ पे है, आप उसको जो टॉपिक था उसको आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए लेसन नंबर 4 पढ़ते हैं। छप्पै, ये कौन लिखे हैं, तो नाभा दास। छप्पै कौन लिखा है, तो नाभा दास। नाभा दास ने क्या लिखा है, छप्पै। आइए कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बस एक बार पढ़ लेना, आपको लिख लीजिएगा हो जाएगा। आइए देखते हैं चैंपियन क्या है। कबीर जी क्रांतिकारी विचार वाले कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 6 दर्शन में से किसी की आनी कानी नहीं रखी, अर्थात उन्होंने इनमें से किसी को भी महत्व नहीं दिया। कौन, कबीर, नाभा दास, ठीक है ना। अब उन्होंने केवल भगवत गीता को ही भवसागर पार करने का साधन मानते हुए बाकी सबको व्यर्थ बताया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आप टिक लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है 2024 में, है चैंपियन, तो हो सकता है 26 में आ सकता है, तो पढ़ लीजिएगा। आइए कबीर विषयक छप्पै में नाभा दास ने कबीर के बारे में क्या लिखा है, किसके बारे में, तो कबीर के बारे में। तो टॉपिक क्या आपका है कि छप्पै कौन लिखा है, नाभा दास। आइए कहां तक था क्वेश्चन, हाँ 2। कबीर का व्यक्तित्व अखंड था। इन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का सटीक वर्णन किया था। हिंदू तुर्क के बीच समन्वय एवं एकता का बीज बोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषताओं का उल्लेख करें तो विशेषता आप देख सकते हैं, है ना, विशेषताओं का उल्लेख कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है 11 में। उल्लेख करते करते जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना स्वर धर्म अधर्म कर लेता है। योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषा इत्यादि को तुच्छ बना लेता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। मुख देखी नहीं मानी, मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ है, तो मुख देखकर नहीं कहना। कबीर ने पक्षपात रहित होकर ही हिंदू और मुसलमान दोनों को कहा है। तो आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आइए ये आप सूर्य के काव्य में किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है, तो आराम से इसको आप देख सकते हैं, आराम से इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आपका हार्ड नहीं है। नेक्स्ट आइए, पक्षपात नहीं वचन सहबी के हित भाषी, इस पंक्ति में कबीर ने किस गुण का परिचय दिया है, तो आप देख सकते हैं हिंदू ना मुसलमान कहते हुए कबीर दोनों पक्ष को फटकार लगाई है। यानी आप इसको खुद से भी बना सकते हैं चैंपियन, पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन ये आ सकता है, बस खाली पढ़कर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भूषण। देखिए हम लोग 5वां पाठ में आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूषण। तो एग्जाम में पूछ देता है कबीर कौन लिखा है, तो भूषण। छप्पै कौन लिखा है, नाभा दास। आपका पद 3 ठो था, एक तुलसीदास, एक सूरदास, है ना आपका, है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कबीर, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया, कितना बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए ना आपका 22, 21, 13, 24, बहुत ही आसान है, समझेंगे इसको। जिस प्रकार हाथी सिंह से ज़्यादा शक्ति वाला होता है, भारी भरकम वजनी होते हुए भी सिंह द्वारा आखिर मारा ही जाता है, उसी प्रकार हमारे शिवाजी के समान है, शिवाजी के समान है जो हमसे दुश्मनों को मार गिराते हैं। यहाँ शक्ति का उतना महत्व नहीं है जितना कि सिंह की चुस्ती फुर्ती का है, उसके मस्तिष्क का है। अतः शिवराज भी इसी चुस्ती फुर्ती से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए कवि ने शिवराज की तुलना मृगराज से ही की है। तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन क्या चैंपियन बन जाएगा, हार्ड आपका नहीं है। आइए देखिए 5 पार्ट तक हम लोग आ गए हैं चैंपियन, समझेंगे एकदम ध्यान से, एकदम एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपके एग्जामिनेशंस में है। अभी आपका समय एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, कैसी है भाई। छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब मयान से निकलती है तो वह प्रलयकारी सूर्य की तेज किरणों के समान लगती है। वह अरिदल के गज झुंडों को उसी प्रकार विदीर्ण कर देती है जिस प्रकार रवि किरणों सघन अंधकार को फाड़ देती है।
तेज गति चलने वाला यह तलवार शत्रुओं के गले में नागिन सी लपक कर लिपट जाती है ना, और देखते ही देखते उनके सिर को धड़ से क्या जी अलग कर देती है ना। व्याख्या हो रहा है इनके बारे में, तो आप इसको खुद से बना सकते हैं। छत्रसाल तलवार ऐसी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आइए, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? किससे की है? शिवाजी की या शिवराज। भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता, सिंह, मृगराज, कृष्ण इत्यादि से की है। पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। भूषण रीतिकाल किस धारा कवि हैं? वे अन्य रीतिकाल कवियों से कैसे विशिष्ट है? तो समझिएगा ध्यान से। भूषण रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा कवि हैं। भूषण रीतिकालीन कवियों से अलग या विशिष्ट इस संदर्भ में है कि उन्होंने रीतिकालीन कविता जो श्रृंगारिक होती है उससे अलग हटकर वीर काव्य रचना की है, और भूषण इसलिए क्या है? विशिष्ट है। दोनों पदों में अधिक प्रभावी पद कौन सा है? तो आप इसको देख सकते हैं, 2 पद यहाँ पे था, अभी भी आई कर लीजिएगा, 2 पद। दोनों पदों में से एक छत्रसाल दशक की निष्कर्तक बयान से मख्यूने प्रलय भानु कैसी भी शिवराज से ली गई है। पंक्तियां इंद्रजीभी जम पर बारो सुरम पर ये ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ता है, इसलिए कवि ने द्वितीय पद में छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम के बारे में वर्णन किया है। तो चैंपियन आपको करना क्या है? आपको देखिए बोरिंग फील ना होके आप क्या करें ना, क्वेश्चंस को लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्या होगा? बनेगा। आइए उसके बाद चलते हैं, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए लेसन नंबर 6 देखा ना आप लोग, फटफट चल रहे हैं हम लोग, टाइम पास नहीं करेंगे, फटफट चलेंगे। चलिए आइए, तुमुल कोलाह कलह में कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद। लेसन नंबर 6 में आ गए हम लोग, पोएट्री नंबर 6 में आ गए। चातकी किसके लिए तरसती है? पठित कविता के आधार पर लिखे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कविता तुमुल कोलाह कलह में कहते हैं कि चातकी स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तरसती है। ठीक है, संसार मरुस्थल की आग में झुलसता रहता है। चातकी स्वाति नक्षत्र के एक एक बूंद के लिए तरसती रहती है, वह अतिरिक्त तड़पती रहती है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कब पूछा है? 2025 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है, आईएसी और आईकॉम क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए, तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया है, या किस कारण से है? तो जयशंकर प्रसाद रचित कविता तुमुल कोलाह कलह में द्वितीय पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख किया है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति काफी कोलाहल से भरा पड़ा है, जिससे मनुष्य के चिर विषाद मन में घुटन महसूस होने लगता है। कवि इस अंधकार रूपी वन में व्यथा दुख का अनुभव करता है। ठीक है ना। कवि को वर्तमान संसार में सर्वत्र कोलाहलपूर्ण व कलहपूर्ण स्थिति में सर्वत्र विषाद एवं व्यथा ही क्या करता है? तो परिलक्षित करता है। तो चैंपियन आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हृदय की बात का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से पढ़ें, खुद से बनाइए। इसको आप खुद से पढ़ेंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आपको दिए गए हैं। हृदय की बात कहता है तो हृदय के बात का क्या तात्पर्य है? आप देख सकते हैं, अपने मन की हृदय की बात आप यहाँ पे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए, हृदय का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी हिंदी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ चैंपियन, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लिखिएंगे जरूर, राइटिंग जरूर करेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपको ना याद होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। आइए, तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर 6 तक हम लोग चले हैं चैंपियन, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं क्या कहता है। आइए चलिए, जयशंकर प्रसाद की किस काव्य धारा कवि माने जाते हैं? छोटा क्वेश्चन से। तो छायावाद, क्या माने चैंपियन बोलिए? छायावाद काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, चातकी किसके तरसती है? सेम क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। तो चातकी छोटी सी बूंद के लिए क्या करती है? तरसती है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन। सजल जलजात का क्या अर्थ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सजल जलजात का क्या अर्थ है? शब्दों के अर्थ की दृष्टि से सजल जलजात का अर्थ जल में खिला हुआ कमल है। कवि का आशय है कि जीवन के मार्मिक क्षणों में से, है ना, मैं सदा कमल की तरह खिलने वाला हूं से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, ये तो कंफर्म पूछता है चैंपियन। कविता में उषा की किस भूमिका का वर्णन है?
निरंतर दुख में डूबे हुए मन, व्यथा के घोर अंधकारपूर्ण वन में हृदय की बात उषा काल के लिए खिले हुए प्रकाश किरण से प्रतीत होती है। उषा की प्रातःकालीन ज्योति घुटन भरी जिंदगी में आशा का नया संचार करती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन, इसको एक बार देखिए, समझिए, आराम से बनाइए। ये क्वेश्चन है बरसात को सरस कहने का क्या तात्पर्य है। तो आप इसको खुद से बना लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है चैंपियन, आप देखिए ना, लिख के लिखिए ना, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, कवित का केंद्रीय भाव क्या है? कवित का केंद्रीय भाव क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, तुमुल कोलाहल कलह में कवित में कवि इस दुनिया के भागम भाग से उब गया है ना, उब गया है। व्यक्ति के मन की चंचलता उसे हमेशा परेशान किए हुए रहती है। कवि इस संसार में व्याप्त शोरगुल, दुख, तृष्णा, विषाद इत्यादि से व्यतीत है। इस व्यथा को कवि दूर करना चाहता है। समझेंगे ध्यान से, कवित्व। इसलिए कवि मन की बात के बदले हृदय की बात मानने के लिए कहता है कि इसमें श्रद्धा यानी हृदय वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको एक बार जरूर देखिए, जरूर बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट, चलिए नंबर 7 आ गए। आइए देखिए कितना आसान, देखिए तो। पुत्र वियोग कौन लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पूछता है कि पुत्र वियोग कौन लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए देखते हैं, पुत्र के लिए माँ का क्या, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन, देखिए आप बताइए, अगर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो आप क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम लड़ता है आपका। आइए, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक माँ के लिए पुत्र जीवन का रत्न होता है। ठीक है ना, पुत्र के लिए माँ जीवन में आए तमाम कष्टों को सहजता पूर्वक सहन कर लेती है। पुत्र के लिए खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ दबा देती है। इस प्रकार यहाँ भी कवित्री अपने पुत्र को सुख सुविधा के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं कुर्बान कर देती है। ठीक है चैंपियन, शीतलता का प्रकोप पुत्र पर हावी न हो, इसके लिए माँ गोद से भी नहीं उतरती है। माँ कहकर पुकारने पर वह अपना सारा काम छोड़कर आ जाती है। थोड़ी सी मलिनता या किसी रोग की आहत से ही माँ उस पुत्र को रात भर क्या जी जगी रहती है। देवी देवताओं के मंदिर में भी जाकर अपने पुत्र की क्या जी सुख की कामना करते। माँ पुत्र के लिए ये सभी आपको करती हैं। नेक्स्ट आइए, कवि के लिए खिलौना क्या है? खिलौना क्या है? तो कवित्री के पुत्र की मृत्यु असामयिक हो जाती है। कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था, है ना, महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में उसने अपने पुत्र को स्वीकार किया था। अतः कवित्री का खिलौना उसका क्या है? तो पुत्र ही था। नेक्स्ट, माँ के लिए अपना मन समझाना बड़ा कठिन होता है चैंपियन, है ना। आप चैंपियन क्या करेंगे, इसको खुद से पढ़िए, आपको मालूम ही है। माँ के लिए आपको पता है, जरा सा ध्यान दे देंगे आपको बन जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे, आप खुद से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए, कुछ करना नहीं है, लिख लेना है। ठीक है ना। आइए, पुत्र वियोग कविता का भावार्थ लिखें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं, परंतु सामाजिकता पर ध्यान गया है उनका कवित्री को इस कविता में एक माँ, आइए देखते हैं, एक माँ, आइए, एक माँ की पुत्र की असमय मृत्यु होने पर उसकी स्थिति क्या हो सकती है, उसी का चित्रण है। इस कविता में कवित्री कहती हैं कि आज पूरा विश्व संसार हंस रहा है, सभी और खुशी की लहर है, परंतु हर विश्व में सिर्फ एक ही मैं दुखी हूँ, जो मेरा खिलौना खो गया है। मतलब उनका बेटा डेथ कर गया है। खिलौना यहाँ पुत्र के प्रतीक के रूप में आया है। एक बच्चे के लिए सबसे प्यारी वस्तु उसका क्या है? खिलौना होता है। यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, परंतु जैसे ही मिलता है वो खुशी का ठिकाना न रह जाता है। उसी तरह एक माँ के लिए पुत्र खिलौने की भांति होता है। जब माँ आती है तो बच्चे को पुचकारती हुई उसे उठाती है। बच्चा उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है, वह एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती है। माँ अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं देती, इसलिए कि उससे कहीं सर्दी न लग जाए। कितना इंपॉर्टेंट है। अतः आंचल की ओट से अपनी गोद में से उसको उतारती है। पुत्र जैसे ही माँ पुकारता है कि माँ सब काम छोड़कर उसके पास चली जाती है। ये पंक्तियाँ माँ का पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाती है। यही नहीं, बच्चा जब नहीं सोता तब उसको थपकी दे देकर सुलाती भी है।
अपने पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जग कर बिताती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये में क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आसान आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, इसे उद्घाटित करें। छौना का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। यहाँ पुत्र को छौना कहने में असीम वात्सल्यता और अगाध प्रेम प्रखता भाव छिपा हुआ है। पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध को एक विलक्षणा आत्म प्रतीत में अस्थायित्व एवं ममता की उत्कृष्टता का भाव भी छिपा हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है 23-12 में। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से आएगा। चलिए, कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश क्यों कहती है, तो आप इसको खुद से बनाकर लिख लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है चैंपियन। आइए, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य भाषा पर एक टिप्पणी लिखे, तो आप समझ सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान आप खुद से बना सकते हैं। ये एक सरल भाषा और सुबोध है ना। आप उनके बारे में खुद से बना के आप लिख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 7 तक आपको समझ में आ रहा होगा चैंपियन। अब हम बात करते हैं नंबर 8। बहुत ही कम पाठ बचा हुआ है पोएट्री का, तुरंत हो जाएगा। कौन लिखा है, तो शमशेर बहादुर सिंह। कौन लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह। आइए देखते हैं चैंपियन। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है चैंपियन। आइए ध्यान देंगे। कवि प्रातः नव के सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। उसे सुबह का आकाश मानो राख से लिपा हुआ होता है, चौका के समान होता है। आकाश जब सुबह में स्वच्छ रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा आकाश राख से लिपे हुए गीले चौक के समान हो गया है। तो आसान क्वेश्चन से पढ़ लेंगे आप। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। देख लीजिए कितना बार पूछा है, देख लीजिए 20, 17, 11, 16 और 15। देखिए क्या है। प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी लीनिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस वेला में आकाश नीले राख सा लगता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है, आप इसको एक बार देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चंस बनेगा। आइए, उषा का जादू, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौक, काली सील। आइए देखते क्वेश्चंस को। काली सील और फिर क्या, जो लाल केसर में धुली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान इत्यादि प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के पहले पूर्व तक की आकाश की गोद में उषा का जादू चलता है। उषा का जादू नीले शंख के समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। राख से लिपे हुए गीले चौक इत्यादि के समान होता है, ठीक है चैंपियन। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप इसको खुद से बना सकते हैं, देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अब उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का वर्णन करें तो रंग बदलता है। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। निर्मलता आपके सामने है, क्वेश्चन आसानी से पढ़ लेंगे। आइए, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भिव्याय कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने के सहायक है। कवि ने इनका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह जादू टूट जाता है, अर्थात आकाश पर पड़ा आवरण ये क्या जी हट जाता है। तो आशा करता हूँ चैंपियन के 1 से लेकर 8 पाठ तक पढ़ लिए, बस आपका 3-4 पाठ और बचा हुआ है, आपके काम बन जाएंगे। आइए, जन जन को चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक, क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा हुआ है। कवि मुक्ति बोध के अनुसार बधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए, जनता की सरकार के खिलाफ और शोषकों के खिलाफ मुट्ठी बन चुकी है। ये जन मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुके हैं कि शोषकों को इस धरती पर हम मार भगाएंगे। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। सावधान सावधान, है ना पूंजीपतियों, सावधान। ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। आइए, जरा क्वेश्चन कब पूछा है, 23, 22, 20। यही क्वेश्चन बार बार आता है चैंपियन, आप भी इसको पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है।
कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर किया है। आप देख सकते हैं कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सितारे देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि इसके साथ जन शोषक वर्ग छेड़छाड़ करता है तो यह भयानक रूप धारण कर लेता है। वह जन शोषक के सिंहासन को हिलाकर रख देता है। इस जनता का इशारा जन शोषक को सत्ता से बेदखल करने की ओर होती है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको खुद से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नदियों की वेदना का क्या भाव है। आइए, नदियों की वेदना जिंदगी की धारा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नदी की धारा स्वच्छ, निर्मल, कलकल करती हुई प्रवाहित होती है। वह अपने साथ नए जीवन संचार को प्रभावित करती है, चलती है। लेकिन जन शोषक अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के कारण सामान्य जनता में स्वच्छ और निर्मल कोमल जीवन का एक प्रतीक भी होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन से वीवीआई कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन देखना है सब, लिखना है सब, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको और मेंशन कर लीजिएगा। आइए 9 पार्ट चल रहे हैं चैंपियन, कुछ तो अंत आपका 10-11 आएगा, आपका काम हो जाएगा। आप खुद से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए यहां देखिए, संचार नहीं हो पा रहा है, जनता इस व्यवस्था से आक्रांत है, त्रस्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नदियों की वेदना के कारण सामान्य जनता का दुख, दर्द एवं संताप होता है। आइए चैंपियन, बंधी मुट्ठी अभी क्वेश्चन था, लक्ष्य क्या था, अभी मैं क्वेश्चन बताया। तो बंधी मुट्ठी के बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, तो इसको देखेंगे तो आसानी से बनेगा। आइए, प्यार का इशारा और क्रोध का द्वारा क्या तात्पर्य। बड़ा आप लोग प्यार के बारे में बात करते हैं चैंपियन, तो प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। तो आप इसको खुद से बनाकर आप लिख सकते हैं। आपको मालूम है प्यार के बारे में और क्रोध के बारे में, है ना। चलिए उसके बाद, मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुक्तिबोध अत्याचार शोषण के विरुद्ध संघर्ष गीत लिखते रहे, पर इसे प्रत्यक्षता दूर न कर पाए, उसी परीक्षा में वो क्या रहे, असफल हो गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक कवि का क्या तात्पर्य है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, इसको आप खुद से बना सकते हैं। जन जन का चेहरा एक, आप खुद से इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए, मुक्तिबोध की कविताओं की क्या पहचान है। पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मानवोचित अधिकार के लिए कर्मरत है, कवि का चित्र प्रस्तुत करना ही मुक्तिबोध की कविता की पहचान है। बहुत आसान क्वेश्चन। आइए, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दानव दुरात्मा कवि का विषय है कि अमानवतावादी दृष्टिकोण किसी भी महादेशीय संबंधों से बंधा नहीं होता, बल्कि यह इन सबों पर पड़े होते हैं। यह भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मानता। आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं चैंपियन, बहुत ही आसान है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। ज्वाला कहाँ से उठती है, कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों बताया है। आप बना के चैंपियन आप पढ़िए ना, अपने से पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। लिखना जरूर है, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद, समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, इहो लिख लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि इसलिए आपके 11 पार्ट, आपके 11 क्वेश्चन हो गए, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। आइए उसके बाद चलते हैं चैंपियन नेक्स्ट। आइए देखते हैं फिर क्या 12वां क्वेश्चन, ये आप खुद से बना सकते हैं। पृथ्वी के प्रसार को किन त्यागों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कंफर्म लिखिएगा जरूर। आइए चलिए, अधिनायक नंबर हम लोग 10 आ गए। अधिनायक 10 आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लिखेंगे हम लोग। आइए, अधिनायक हरचन्ना कौन है, उसकी क्या पहचान है। कितना बार क्वेश्चन पूछा, देखिए 25, 21, 20, बहुत इंपॉर्टेंट। हरचन्ना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के लिए झंडा फहराए जाने के कारण फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचन्ना की पहचान फटा सुपन्ना पहने हुए एक गरीब छात्र के रूप में होती है। तो क्वेश्चंस बहुत पूछता है ये। कौन लिखा है नायक, रघुवीर सहाय, कभी कभी ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। आइए, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में होती है, सही बात है। उसके
राशि ठाट बाट भड़कीले रूप दाव उसकी पहचान है। अरे भाई जिसके पास पावर है, सत्ता, वही अधिनायक है। नेक्स्ट, हरिचरणा को हरिचरण, देखिए क्वेश्चन क्या है, हरिचरण को हरिचरणा क्यों कहा गया है? बड़ा क्वेश्चन पूछता है। या आपके तत्सव रूप है, कवि ने कविता में हरिचरणा को रखा है, हरिचरण कर क्यों नहीं? तो ये आपका इससे वही क्वेश्चन है। आप इसको चैंपियन खुद से लिख लेंगे, समझ लेंगे, आप बना लेंगे, आप लिखेंगे तब आपको याद आएगा। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन वही पूछता है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो, लिख लीजिएगा। आइए, अधिनायक का क्या अर्थ? वही आपका राजसी, ठाठ बाट, भड़कीले भाषण, जिसके पास पावर है, वही आपका है। हरिचरणा, हरिचरणा अधिनायक के गुणों को क्यों गाता है? अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। सत्ता प्रतिष्ठान के शोषण कई रूप है, इसी डर से वह अधिनायक जो है वह गुण गाता है और उसका शोषण कई रूप में पूरी तंत्र व्यवस्था में शोषण में लगी हुई है। यही हरिचरणा के डर का कारण है। आइए, जय जय कराना का क्या अर्थ है? तो अपना गुणगान कराना अहम 1990 का मुख्य हिस्सा है। इससे व्यक्ति में नायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा है कि जनता उसकी जय जय करे, यही बात होती है। अब डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का अर्थ क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिना मन का न चाहते हुए भी आम आदमी को सत्ता तंत्र के लोग का गुणगान करना पड़ता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, यही आपका बेमन का होता है। इसको आप देख कर लिख सकते हैं, वह महाबली कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है? गुणगान किया जा रहा है, अधिनायक है, सत्ताधारी वर्ग है। आपका अधिनायक मतलब क्या? जिसके पास पावर है, सत्ता, वही आपका क्या है? अधिनायक है। आशा करता हूँ चैंपियन 1 से लेकर आपको 8 तक क्वेश्चन आ गया होगा और आप इसको लिख सकते होंगे, बहुत ही आसान है। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। आइए, कौन कौन में पुनरुकित है? कवि ने यह प्रयोग किसके लिए किया है? पुनरुकित है ना, पुनरुकित। तो ये आप उसको बना सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन आपका है। आइए, प्यारे नन्हे बेटे की, राज विनोद कुमार शुक्ल। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 10 तक चले गए हैं। 2-3 और आपके लेसन लगभग बाकी हैं, उसको भी पूरा कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आपका आसान है। आइए, लोहा क्या है? इसकी खोज की जा रही है। आइए देखते हैं चैंपियन क्या है। लोहा प्रतीक के रूप में है जो कर्म का प्रतीक है। यह लोहा कदम कदम और हर गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। यह लोहा शोषित जनता का हथियार है। यह घर के अभ्यंतर भी है और बाहर भी, अंदर भी है और बाहर भी है। यह व्यक्ति के जीवन और संबंधों में घुला मिला हुआ है और प्रवाहित है। यह हमारा आधार है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि व्यक्ति अपने कर्म से विमुख ना हो। यदि वह उसे ठोस भी मानता है तो उसे शोषित होने से उसके जीवन के हर क्षणों में कभी हशिया, तगड़ी, कुदाल बनकर कार्य को सरल बनाने में काम आता है और कभी दूर कम करने में साइकिल भी बनकर आता है, दूरी कम करने में। लोहा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, कभी लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? यदि पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है? तो लोहे की पहचान फावड़ा, कुदाड़ी, टांगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कासे घंटी के अंदर लोहे की गोली के रूप में कराती है। सिंपल सी बात। अब यही पहचान उसकी पत्नी बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की छीरी, छत्ते की कड़ी डंडी और घरमिला हसिया, चाकू और भिलाई, बला डीला की जगह जगह के लोहे के टीले के रूप में कराती है। तो बहुत ही आसान है चैंपियन। ये क्वेश्चंस आप खुद से बना लीजिए, इतना खास इसमें नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पाठ आगे तो आप खुद से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, खुद से लिख लीजिएगा। आसान क्वेश्चन से, बहुत ही आसान है, आपका काम बन जाएगा। चलिए, हार जीत, हार जीत। अशोक वाजपेयी, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। वे उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। कितना आसान, देखिए आसानी से काम हो गया। सड़क को क्यों सींचा जा रहा है? सड़क को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने छत्र चौवर के साथ, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, कहीं धूल न पड़ जाए, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। आप इसको आराम से देखकर बना सकते हैं। हार जीत में, हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको रिपीट कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। हार जीत कविता में मशक वाला कहता है कि एक बार फिर हार गए,
एक बार हार गए, गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं, हार लौट रही है ना। वह बाजे गाजे के धोखा के साथ नगर में इसलिए प्रवेश कर रही है कि नगर वासियों को उसकी हार का मान न हो और अपनी सेना में उसका विश्वास बना रहे। हार कभी बाजे के साथ वो आ रहे हैं। अशोक वाजपेयी हाजिर कविता केंद्रीय भाव क्या है? तो हाजिर कविता में देश की ज्वलंत समस्याओं की ओर कवि ने ध्यान आकृष्ट किया है। भारत की जनता अबोध और चेतना विहीन है। वह आइए आसान है चैंपियन, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। वह अंधविश्वासों और अफवाहों में जा रही, सही बात है। सत्य में कोसों दूर नीति नियम है, सिद्धांत और व्यवहार में काफी असमानता है। आप पढ़ के लिख सकते हैं। उत्सव का क्या तात्पर्य है? अभी आपका नाम है उत्सव, उल्लास का नाम है। उत्सव में नए वस्त्र और नए अन्न ग्रहण कर कर प्रचलन है। भारतवर्ष में विवाह, होली, दिवाली अत्यधिक उत्सव उल्लास से क्या मनाए जाते हैं? तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। नागरिक क्यों व्यस्त है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, इसको आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं आराम से। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? सोचिए अगर वह जिम्मेवारी उसे मिलती तो क्या होता? आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। आइए अशोक वाजपेयी का परिचय दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको चैंपियन क्या करेंगे? खुद से लिखेंगे, खुद से बनाएंगे, खुद से करेंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। एक बार इसको देखिए, आप खुद से उसको पढ़िए, लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए, है ना। इसको आप वीडियो रोक ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए जरूर, है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप इसे खुद से बना सकते हैं। चलिए लिख लीजिएगा। वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, नागरिक क्यों व्यस्त है? तो आपको मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक क्यों व्यस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गांव का घर आगे चैंपियन, कौन लिखा है? ज्ञानेंद्र पति। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? पंच परमेश्वर। आइए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। गांव का घर, कवि नव पूंजीवाद आर्थिक उदारीकरण के दौरान में अपनी संस्कृति मर्यादा को बचाए रखना चाहता है। उसके कार्यकलाप जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं का निराकरण कराते हैं। कवि के गांव छूट जाने के कारण इस दौर में पूंजीवाद के आ जाने के कारण उसका पंच परमेश्वर क्या होता है? तो खो जाता है। तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं, समझ कर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खत्म हो गया, तेरा पाठ आपका था, खत्म हो गया, टेंशन ना लेना है, आराम से बना लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आइए खुद से भी आप लिख सकते हैं, कोई इसको नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बतलाया है? आइए देखते हैं चैंपियन। कवि ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को लोकगीत, शोकगीत, लालटेन, अंधकार, गरीबी, उदासी इत्यादि को जन्मभूमि बताया है। नेक्स्ट, गांव का घर कविता में कवि किस घर की बात कर रहे हैं? तो आप इसको खुद से बना के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है तो आप इसको पढ़कर खुद से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या तात्पर्य है? आवाज के अंदर ताकत छिपी हुई है जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर देता है या व्यवस्था को बदल देता है, अथवा वैसा प्रकाश जो आवाज देकर व्यवस्था को बदल देता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कविता में किस शोकगीत की चर्चा की गई है? तो आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं चैंपियन। चलिए, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से भरा होगा? तो आप इसको चैंपियन खुद से बनाकर लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड है नहीं क्वेश्चंस। नंबर 7, गांव के घर की रीढ़ किनसे झुरझुराती है? इस झुरझुराहट का क्या कारण है ना। अलग होती है, चौकाचंद गांव में नहीं होता है, शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। गांव गोद में जंगल है ना, और भी जंगल काटे जा रहे हैं। तो अपने खुद से इसको बनाकर ना आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए, चौखट इतना जीवित क्यों है? कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो रोककर आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हुआ चैंपियन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आपको धन्यवाद, है ना। आप जरूर लिखिएगा जरूर, ठीक है चैंपियन। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपके लिए शानदार है। आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। और मैं इसको एक बार देख लेता हूं, एक बार रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए देखते हैं चैंपियन। आइए चलिए, देखिए यहाँ पर पदखंड हो गया था।
आपको हम टिक लगाए हुए भी हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं जूम करके। जो लिखे हुए वीवीआई जो लिखे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको घर पे जाकर आप एकदम लिखिए, उसको ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखेंगे आसानी से। देखिए आपको लिखे भी है, देखिए सब लिखे भी हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, इसको जरूर पढ़ेंगे, जरूर याद करेंगे, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास से। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।